Good evening students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of this chapter, Chemical Kinetics. This is chapter number 4 of NCERT Chemistry of class 12th. क्लास 12th का ये 4th चैप्टर है और इसका ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। ये सेकंड क्लास है, इसका सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो इससे पहले जो है आप कुछ बातें जो है बात हम कर चुके हैं इस चैप्टर के बारे में, तो जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, उनको आप देखने के लिए, रिकैप करने के लिए आप हमारा आई बटन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो लास्ट चैप्टर में हमने बहुत सी बातें की थी इस चैप्टर के अंदर, और उन्हीं बातों में है इम्पोर्टेंट जो है हमने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने कंसंट्रेशन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की भी हमने बात की थी। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, आपको पता है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाई टाइम, मोलर कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाई टाइम, या फिर हम इसको पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। ये आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। कंसंट्रेशन का यूनिट हमें पता है क्या हो सकता है, मोल पर लीटर, एंड टाइम का यूनिट क्या होगा, टाइम भी क्या है, अपॉन में है, टाइम इज़ सेकेंड, इन सेकेंड। या अगर इस फॉर्म से लेते हैं अपन, प्रेशर की फॉर्म में लेते हैं, तो ये P क्या है, यहाँ पर प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, एटमॉस्फेयर का नोटेशन ATM, नोट दैट ATM, और टाइम का यूनिट क्या होगा यहाँ पर, सेकेंड। तो ये होता है आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या हम इसको लिखेंगे ATM सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 4.1, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4.1। एग्जाम्पल 4.1 जो है उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस है, और वो जो कैलकुलेशंस है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको लर्न करना है। अगर आपसे ये होता है तो दैट इज़ वेरी गुड, और अगर नहीं होता है तो हम फिर नेक्स्ट ऑन डिमांड हम इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके आगे की कहानी क्या है। एक एग्जांपल देखिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है Hg + Cl2। Hg लिक्विड फॉर्म में होता है, सभी को पता है। Hg क्या है, मर्क्यूरी, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। ये जो Hg + Cl2 जो है वो क्या है, रिएक्शन करता है तो HgCl2 बनाता है, और ये जो HgCl2 है जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्या बोलते हैं जिसको हम, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, ठीक है। कौन सी फॉर्म में बनता है, सॉलिड फॉर्म में। अब अगर हम इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करें, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट बैलेंस्ड रिएक्शन। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा बैलेंस्ड रिएक्शन में ही बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, इक्वेशन बैलेंस है, ये भी हमें चेक करना है, और इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। यानी यहाँ पर सभी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, सेम है, रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो। अगर हमें इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपल केवल R से डिनोट करेंगे, स्मॉल r, ठीक है। कुछ जगहों पे इसको कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, बट एक्चुअली कैपिटल R जो है हम यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग स्मॉल r फॉर रेट, ठीक है। तो रेट की बात करते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में रेट कितना होगा, इसके रेस्पेक्ट में रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चूँकि ये सिंस दिस इज़ रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन Hg अपॉन टाइम, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg अपॉन टाइम, ठीक है।
और यहाँ पर अपन अगर चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर चेंज के लिए हम ये वाला नोटेशन काम में ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे तो इसके लिए भी माइनस का साइन यूज़ करेंगे हम, माइनस dCl2 अपॉन dt। dt का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, दैट इज़ इक्वल टू d, और ये है आपका मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 अपॉन dt, ठीक है। यहाँ पर अगर एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर है, कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर है सभी में 1 है, सभी में क्या है 1 है, ठीक है। तो सभी में सेम है, और यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 था, इसलिए यहाँ पर क्या है सभी के अंदर जो रेट होती है वो सभी में सेम आती है। मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू मर्करी एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन दे आर सेम, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद रेस्पेक्ट टू मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, ये दोनों भी सेम है, डिफरेंस केवल साइन का है, ठीक है। ये माइनस साइन क्यों आया यहाँ पर, ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ओवर द टाइम डिक्रीज़ होगी, ठीक है। ओवर द टाइम क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, रेट जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ मर्करी, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ मर्करी। लेकिन जब हम डिसअपियरेंस बोलेंगे तो उस कंडीशन में आपको माइनस साइन नहीं बोलना है, माइनस साइन दैट कैन नॉट बी यूज्ड, बिकॉज डिसअपियरेंस जो है वो अपने आप में माइनस साइन को इंक्लूड करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HgCl2, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HgCl2, इस केस में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो इसमें पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन में तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के वो क्या है, सेम है। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता, मीन्स ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता। तो देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल, और उस एग्जांपल की हम बात करते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए अपने को बनाना है HI, तो HI बनाने के लिए हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल जो है उसमें क्या है, HI बनता है। HI क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड बोल सकते हो, हाइड्रो आयोडिक भी बोल सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वो यूज़ कर सकते हो। ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 2 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल है उसको मैंने जस्ट रिवर्स कर दिया है। वहाँ पर क्या है, HI का डिसोसिएशन किया गया है, मैंने HI का फॉर्मेशन करके बताया है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ 2 है। अब देखिए इस केस में 1 1 1 था, इस केस में 1 1 2 है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम रेट की बात करेंगे तो इसके लिए हम रेट लिखते हैं, तो रेट का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा dH2 डिवाइडेड बाई dt, dH2 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है, dH2 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। ओके, ये जो इक्वल होगा, अच्छा यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए माइनस, फिर यहाँ पर dI2 डिवाइडेड बाई dt का मतलब चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कोएफिशिएंट 2 है इसको हम डिवाइड कर देते हैं, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है HI के प्रोडक्शन के लिए, उससे डिवाइड कर देते हैं।
अब इसका क्या मीनिंग है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि H2 के डिसअपियर होने की जो रेट है, H2 के डिसअपियर होने की जो रेट है उससे HI के फॉर्मेशन की अपीयर होने की जो रेट है वो डबल है। यानी कि ये जो है वो क्या है, ये रेट डबल है। किसके रेस्पेक्ट में? H2 बोल दो या I2 बोल दो, दोनों के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी अगर इसका 1 मोल डिसअपियर हो रहा है, 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। इन द सेम वे आयोडीन के अगर 1 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो HI के 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को हमें सेम रखना है। क्यों? क्योंकि दोनों का कंजम्पशन सेम रेट से होता है और इसका जो फॉर्मेशन है वो भी सेम रेट से होता है। तो रेट को सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसकी जो इंडिविजुअल रेट है, इसकी जो फॉर्मेशन की जो इंडिविजुअल रेट है उसको इन दोनों के इक्वल करने के लिए यहाँ पे इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये है इसका रेट एक्सप्रेशन। इसका क्या है? ये रेट एक्सप्रेशन। तो ये आपको इसमें इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल जो है वो है पेज नंबर 97 पे, ठीक है। उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक लंबा चौड़ा सा इक्वेशन लिखा हुआ है और उस लंबे चौड़े इक्वेशन के लिए आपको रेट का एक्सप्रेशन, रेट का जो ये है, जैसा मैंने ये लिखा है ऐसा लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रेशर की फॉर्म में रेट लॉ, या रेट को हम प्रेशर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा 1 साल पीछे जाना है। 1 साल पीछे का मतलब क्लास 11th की हम बात करते हैं। क्लास 11th में आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स नहीं, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज। और वहाँ पर एक आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, आइडियल गैस का इक्वेशन, आइडियल गैस का इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं PV = nRT। सभी को पता है, सभी को याद भी होगा PV = nRT। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा N/V/RT। N/V, इसको क्या हम C लिख सकते हैं, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, CRT। और अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं। ये फॉर्मूला हमने देखा था कहाँ पर, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हमने नोटेशन यूज़ किया था, P की जगह वो पाई आता है, तो पाई = CRT, ठीक है। अगर R की बात करें तो R तो क्या है, कांस्टेंट है। R क्या है, कांस्टेंट है। T अगर मान लीजिए टेम्परेचर को हम पर्टिकुलरली किसी रिएक्शन में कांस्टेंट कर दें तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के। लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर जो है वो वेरी कर सकता है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि यस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या क्वेश्चन में आपको गिवन टेम्परेचर दे दिया जाए जैसे 298 केल्विन, सो इन दैट रिएक्शन कितना टाइम वो लगेगा, जा रहे हो, कंप्लीट हो गया, तो फिर करो, काम करो। क्यों, क्या ख़राब हो गया? अच्छा, अभी तो मुझे 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट और लगेंगे, ठीक है। सो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कब? जब आपके क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर की वैल्यू कुछ गिवन हो, जैसे रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन हो रहा है 298 केल्विन पे, तो उस कंडीशन में आपको इस चीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है। और जब हम इसको अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो डेटा है उसकी जगह हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। कंसंट्रेशन की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट,
पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर से आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4.2। एग्जाम्पल 4.2 अच्छे से उसको लर्न कीजिए। उसके अंदर वैल्यूज़ है, कुछ डेटा गिवन है और उन डेटास को उसमें इक्वेशन में पुट करके और आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद में आपकी बुक के अंदर 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.1 और इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.2। इनको हम डिस्कस करेंगे वंस द चैप्टर इज़ ओवर। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इनकी बातें भी हम करेंगे। ठीक है, तो वो बाद की बात है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी बुक के अनुसार वो है 4.2 यूनिट 4.2। यस, सो द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 4.2 फैक्टर्स affecting ROR। ROR is what? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की हम बात करेंगे 1 by 1। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स है उनकी जो फॉर्मेशन की रेट या जो रिडक्शन डिसअपीयरेंस की जो रेट होती है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर स्पेशली आपके अंदर इसमें हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि कंसंट्रेशन जो होता है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, और इसके अलावा हम किसी की रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है उसकी बात करेंगे हम, और इसके अलावा आप इसमें टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक वो है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंस 4.2.1। ठीक है, किसके ऊपर? कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंस कैसे होती है, कंसंट्रेशन। ठीक है, मीन से हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखिए द रेट ऑफ ए रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोगों ने अगर एग्जाम्पल 4.1 को ध्यान से लर्न किया है, अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल 4.1 को ध्यान से लर्न किया है तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो रही है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या इसका उल्टा। यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को आप इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं रेट लॉ, और ये रेट लॉ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतनी इम्पोर्टेंट है कि इस चैप्टर के अंदर 50% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस 50% क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी रेट लॉ से ही आते हैं। रेट लॉ इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए रेट लॉ का मीनिंग क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग है कि किसी रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, किसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जब उस रेट ऑफ रिएक्शन को आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, करेक्ट है, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके रेस्पेक्ट में हम जब बात करते हैं किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में, रेट लॉ का मीनिंग क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ रिएक्टेंट के ही बात करते हैं तब उसको हम रेट लॉ बोलते हैं। इसी को दूसरा नाम है रेट इक्वेशन। रेट लॉ को हम रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता है। रेट इक्वेशन की बजाय आपको रेट एक्सप्रेशन भी आपको यहाँ पर वर्ड मिल सकता है, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये तीनों एक ही बातें हैं। ठीक है, और इन तीनों का एक ही मीनिंग है। क्या मीनिंग है इन तीनों का? रेट लॉ बोल दो, रेट एक्सप्रेशन बोल दो, रेट इक्वेशन बोल दो, तीनों का एक ही मीनिंग है। और मीनिंग ये है कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखना, उसको रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है,
अब देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इसको अगर थोड़ा सा डिटेल से अपन बात करते हैं, डिटेल से जब बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, जैसे मैं एक रिएक्शन की बात करता हूँ और उस रिएक्शन को मैंने लिखा P + Q गिव्स R + S, ये कोई एक रिएक्शन है, ठीक है। P + Q गिव्स R + S। ये जो P है इसके जो क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो स्मॉल p है, और इस कैपिटल Q का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये है, और यहाँ पर स्मॉल r है और यहाँ पर स्मॉल s है। ये इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक के अंदर कोई डिफरेंट एग्जांपल्स लिया हुआ हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो सेम कॉन्सेप्ट, सेम है। एग्जांपल्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P, यहाँ पर Q, आप चाहो तो इनका नोटेशन यूज़ कर सकते हो, P, Q, R एंड S। ये सब क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। किसके हैं, P का है, Q का है, R का है, S के लिए है, ठीक है। अगर हम इसके लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ की हम बात करें, अगर रेट लॉ की बात करें तो जो रेट लॉ है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट लॉ जो है या जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी ओनली रेट, नॉट रेट लॉ। रेट जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q, और इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्क्वायर ब्रैकेट के पावर की फॉर्म में, ठीक है। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनके ऊपर इनसे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। अब ये जो x जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं P और Q, ये P और Q क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। और ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हैं वो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो जब भी किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया जाता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पर हमने उसको यूज़ किया स्मॉल k, P का पावर P और Q का पावर स्मॉल q, ठीक है। ये आ गया आपका रेट का एक्सप्रेशन, रेट का एक्सप्रेशन। इस रेट को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, dr डिवाइडेड बाई dt, dr डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। और यहाँ पर इसको जब आप लिखोगे तो ये बन जाएगा k, और ये है p रेस्ट पावर p, q रेस्ट पावर स्मॉल q, ठीक है। अब ये k क्या है, यहाँ पर k का नाम क्या होगा, तो यहाँ पर k को हम बोलते हैं वेयर k इज़ रेट कांस्टेंट, k इज़ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो k है इसके बारे में बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जिस भी एग्ज़ाम में ये चैप्टर सिलेबस में है, केमिकल काइनेटिक्स, चाहे से वो नीट की बात करो, आप नीट की बात करो, चाहे से आप जेई की बात करो, चाहे से आप एसएससी की बात करो, चाहे से आप यूपीएससी की बात करो, जहाँ पर भी ये चैप्टर सिलेबस में है वहाँ पर आर और के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन होता है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ऐसा जो इक्वेशन होता है जिसमें d/dt की फॉर्म में जो रिएक्शन होता है, d/dt की फॉर्म में, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, अपना जो चैट बॉक्स यानी कि जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब के अंदर जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए, और वहाँ पे मैं इसको देखूँगा और उसको देखने के बाद में उसका जो आंसर है वो 101% विद श्योरिटी रिप्लाई करूँगा, ठीक है।
तो ये था हमारा रेट कांस्टेंट और रेट एक्सप्रेशन, सॉरी रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सब बातें जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनको आप बार बार यूज़ कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, so till then take care, be safe and bye bye.